हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड सांद्रता से संबंधित गणनाओं से संबंधित इकाई का वर्णन किया था, मोलरता का। मोलरता के द्वारा हम जब विलेय मोलों के रूप में और विलायक लीटर के रूप में होता है, ऐसी स्थिति में हम सांद्रता की इकाई का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग इकाइयों का उपयोग किया जाता है। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम सांद्रता की इकाई को लेकर आए हैं, जिसे नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को इंडिकेट करेंगे आज की वीडियो में। नॉर्मलता क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलता कहते किसे हैं। बच्चों, हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है आपके लिए, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है इसलिए पहले से लिख लिया करते हैं। जब किसी विलेयर में विलेय ग्राम तुल्यांक के रूप में होता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, उस बार हमने क्या किया था, मोलों के रूप में था। इस बार विलेय ग्राम तुल्यांक के रूप में और विलायक लीटर के रूप में होता है, तब सांद्रता किस प्रकार की इकाई का उपयोग किया जाता है। In English, when in solution have solute in the form of gram equivalent and solvent in liter, then such type of unit of concentration is used. डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा को नॉर्मलता कहा जाता है। In English, in 1 liter volume of solution contains amount of ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट is known as नॉर्मेलिटी। इसका डेफिनेशन के आधार पर हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा बटे विलयन का आयतन, ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों, हम जानते हैं कि विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा जो है, इसको हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसलिए हमने उस जगह पे इसको इंडिकेट कर दिया और वॉल्यूम उसी तरह से इंडिकेट करेंगे। इसके नीचे आइए, जितने भी टॉपिक यहाँ पर हमने फॉर्मूले में रखे हैं सभी को हम इनके साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, इनके चिन्हों के द्वारा। नॉर्मलता को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मलिटी को, और वेट ऑफ सॉल्यूट को WB से, इक्विवेलेंट वेट को EQWT से, और आयतन को, वॉल्यूम को भी से इंडिकेट करते हैं। इसलिए हम नॉर्मलता के स्थान पर N, विलेय का भार के स्थान पर WB, इक्विवेलेंट वेट के स्थान पर EQWT और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के स्थान पर हम V को इंडिकेट कर देंगे। इसको थोड़ा और ढंग से क्लियर करना चाहेंगे तो इस तरह का फार्मूला बनेगा, नॉर्मल यानी इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 को 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर कर देंगे। ये फार्मूला बन गया बच्चों। अब बच्चों, एक चीज जरूर है कि इस फॉर्मूले के द्वारा नॉर्मलिटी की गणना की जा सकती है, नॉर्मलता को ज्ञात किया जा सकता है, नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जब किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, नॉर्मलता की गणना करने वाली प्रॉब्लम को देखते हैं, तो बच्चों उसमें सब कुछ गिवन रहता है, उसमें वेट गिवन रहता है, वॉल्यूम गिवन रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं रहता, तुल्यांकी भार उसमें उपस्थित नहीं रहता। हमें तुल्यांकी भार अपने से गणना करनी पड़ती है, तुल्यांकी भार अपने से निकालना पड़ता है। अब हम जानते हैं बच्चों कि विलेय कितने रूप में होता है। विलेय होता क्या है, कोई वस्तु होती है, कोई पदार्थ होता है, कोई सब्सटेंस होता है, और सब्सटेंस कितने फॉर्म में मिलता है, केवल 3 फॉर्म में, एसिड, बेस और सॉल्ट। बच्चों, या तो सॉल्यूट विलेय एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। तो एसिड, बेस, सॉल्ट तीनों ही कंडीशन पर होने पर, यदि हम तीनों कंडीशन के रूप में होने पर तीनों की ही तुल्यांकी भार की गणना कर लें, तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल लें, तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। इसलिए अगला टॉपिक हमने बना रखा है तुल्यांकी भार की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। हमको यदि इसकी गणना हम कर लेंगे बच्चों, तो बहुत ही कायदे से हम इक्विवेलेंट वेट के स्थान पर वैल्यू पुट करके नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यदि विलेय अम्ल के रूप में है तब हम कैसे तुल्यांकी भार निकाल पाएंगे। इफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड, तब बच्चों फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, जो भी हमारा अम्ल है, जो एसिड है, उस एसिड का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और अम्ल की क्षारीयता निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है ये हमको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को लेकर उसमें जो भी एटम होते हैं उन्हीं एटम का वेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। लेकिन अम्ल की क्षारीयता क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? तो बच्चों बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है, अम्ल की क्षारीयता का मतलब होता है कि उस एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन, कितने H+ आयन मौजूद है। सो व्हेन नंबर ऑफ H+ आयन इन एसिड इज इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। अम्ल में उपस्थित H+ आयन की संख्या को ही अम्ल की क्षारीयता कहते हैं। इस तरह से हम अम्ल की क्षारीयता निकाल लेंगे, विलेय का अनुभार निकाल लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रखकर हम तुल्यांकी भार की गणना कर लेते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। बच्चों एक उदाहरण है, H2SO4 के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 in acid. कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। बच्चों इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर वेट और फिर क्या निकालना पड़ेगा, बेसिसिटी। जब हमको दोनों चीज पता चल जाएगा तो यहाँ रखकर हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, संख्या कितनी है 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और उसकी संख्या कितनी है 4। हमने सब करने के बाद सिंपलीफाई कर लिया तो इसका 2 आया 32 और ये 64, सबको सम अप किया तो 98 हो। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। बेसिसिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 की क्षारीयता क्या होगी बच्चों, H2SO4 में देखिए कितने हाइड्रोजन मौजूद है 2, इसलिए इसको जब आयोनाइज्ड करेंगे तो H+ आयन कितने बनेंगे 2 और SO4 के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए हमने H2SO4 की क्षारीयता कितनी निकाली है 2, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हमने उपस्थित H+ आयन की संख्या, तो H2SO4 में H+ आयन कितने होंगे 2, इसलिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2। बच्चों अब हम वैल्यू निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या होगा बच्चों, विलेय का अणुभार कितना है 98 और अम्ल की क्षारीयता कितनी है 2, दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो 49 आ जाएगा। इस तरह से H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। अब हम देखेंगे कि यदि विलेय क्षार के रूप में है, इफ सॉल्यूट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बेस, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वही फार्मूला उसी तरह से है, क्षार का अणुभार, वहां पे अम्ल का अणुभार थे, अभी क्षार का अणुभार, बस उल्टा हो जाएगा, क्षार की अम्लीयता, वहां पर अम्ल की क्षारीयता थी, अभी क्षार की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेस। NaOH का तुल्यांकी भार, इसके लिए एक हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल करते हैं। NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो NaOH का तुल्यांकी भार कैसे पता चलेगा बच्चों, NaOH का अणुभार निकाल लिया हमने, Na का भार कितना है 23, ऑक्सीजन का भार 16, हाइड्रोजन का भार 8, सबको सम करेंगे तो 40 आएगा। और एसिडिटी ऑफ NaOH की एसिडिटी क्या होगी, मतलब NaOH की अम्लता कितनी होगी, तो 1 होगी, क्योंकि इसके अंदर कितने OH मौजूद है, OH आयन 1। तो OH आयन की संख्या को ही कहते हैं बच्चों क्षार की अम्लता। क्षार की अम्लता क्या कहलाएगी, क्षार में उपस्थित OH आयन की संख्या। तो OH आयन की संख्या कितनी है, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था बच्चों, थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता क्या होगी, क्षार के OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या। तो ठीक है, हमने देखा OH आयन की संख्या, यहाँ पर हमने अणुभार निकाल लिया है।
OH आयन की संख्या कितनी है यहाँ पर 1, इसलिए एसिडिटी ऑफ NaOH क्या होगा 1, मतलब NaOH की अम्लता क्या होगी 1। अब हम इसका तुल्यांकीय भार निकालेंगे, तो 40 अणुभार आ गया, ऊपर अणुभार की जगह पे क्या लिख दिया 40 और क्षार की अम्लता की जगह पे लिख दिया 1, इस तरह से 40 NaOH का तुल्यांकीय भार आ गया। अब बच्चों तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि विलेय लवण है, इफ सॉल्यूट इज सॉल्ट, ऐसे कंडीशन में तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकीय भार बराबर वही फार्मूला विलेय का अणुभार, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। लवण के धनायन के आवेश की संख्या, चार्ज ऑफ केटायन ऑफ सॉल्ट, जो लवण मौजूद है उस लवण के धनायन पर आवेश कितना है, उसी आवेश को रखेंगे। जैसे CaCl2 में कैल्शियम धनायन है तो उसका आवेश कितना है 2+, NaCl में कितना है Na+ Cl-, तो Na के ऊपर कितना चार्ज है 1। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं NaCl का तुल्यांकीय भार ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑफ NaCl, फाइंड ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। तो बच्चों इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, Na का वेट 23, Cl का 35.5, दोनों को सम करेंगे 58.5 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ये तो हमने निकाल लिया, अब हमको ये चाहिए, तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, चार्ज ऑफ केटायन। केटायन क्या है Na+ के ऊपर चार्ज कितना 1, इसलिए 1 लिख लिया। अब बच्चों के इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, कितना आएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, वो हमने लिख लिया, चार्ज कितना है 1, वो हमने लिख लिया, तो ये डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 58.5। इस तरह से पता चल गया बच्चों NaCl का तुल्यांकीय भार कितना है 58.5। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि हम तुल्यांकीय भार अलग अलग कंडीशन पर निकाल कर हम इस जगह पे रखेंगे तो हमारा नॉर्मलिटी अपने आप पता चल जाएगा। इस तरह से नॉर्मलता की गणना की जा सकती है। तो अगली वीडियो में नॉर्मलता और मोलरता के मध्य क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उन रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। और कॉम्पिटिशन में आने वाले जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड, एक साथ जिनका रिलेशन होता है उससे रिलेटेड फॉर्मूले देंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।